सबसे पहले जान लीजिए कि उत्तराखंड में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले बीजेपी ने बिगुल फूंक दिया है, चुनावी बिगुल फूंक दिया गया है। शनिवार को यानी कि आज हरिद्वार में धामी सरकार के 4 साल पूरे होने को लेकर एक बड़ा कार्यक्रम करवाया गया, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। कार्यक्रम में अमित शाह ने धामी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 4 साल के कामों की जमकर तारीफ की। अमित शाह ने कहा कि धामी सरकार को 4 साल पूरे हो रहे हैं और इन 4 सालों में धामी सरकार ने चुन चुनकर समस्याओं का समाधान किया है। वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है। इसको चरितार्थ करने वाले हमारे गृह मंत्री जी भी आदरणीय चार साल के अंदर मुख्यमंत्री धामी जी ने एक एक समस्या को चुन चुन कर समाप्त करने का एक रचनात्मक अभिगम लिया। इसके कारण उत्तराखंड आज विकास के रास्ते पर 2 दूनी रात चौगुनी गति से आगे बढ़ रहा है। और मित्रों, आज ही 1132 करोड़ के जन सुखाकारी के अलग अलग कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन हो रहा है। आज पूरी दुनिया मान रही है कि भारत विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में जल्द ही उभरने वाला है, परंतु हमारे कांग्रेस के मित्रों को विश्व पटल पर भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा और सम्मान रास नहीं आ रहा है। कांग्रेस के लोग आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का विरोध करने के चक्कर में आज देश का विरोध करने लगे हैं। हाल ही में आपने देखा होगा, देश के अंदर एक पूरी विश्व की एआई बड़ी समिट के दौरान इन लोगों ने सारी हदें पार कर दी और वैश्विक ग्लोबल लीडर्स के सामने भारत को नीचा दिखाने का प्रयास किया। अपने युवराज के अपरिपक्व नेतृत्व में आज पूरी कांग्रेस दिशाहीन और देश विरोधी हो चुकी है। हम उत्तराखंड के समग्र विकास के साथ साथ उत्तराखंड की सांस्कृतिक अस्मिता, पारंपरिक पहचान और डेमोग्राफिक संतुलन को सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए भी संकल्पित काम कर रहे हैं। आदरणीय गृह मंत्री जी की प्रेरणा से और उनके मार्गदर्शन में हमने उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करके सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया है। हमें गर्व है कि हम यूसीसी को हमने लागू ही नहीं किया, बल्कि उसे प्रभावी रूप से धरातल पर उतारने का काम किया है। कुछ लोग यूसीसी के बारे में तरह तरह का भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन आज इसके सफल क्रियान्वयन ने उनके मुंह पर ताला लगा दिया है। धामी सरकार के 4 साल का कार्यकाल पूरा होने के मौके पर हरिद्वार पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2027 के विधानसभा चुनाव का शंखनाद कर गए। उन्होंने देवभूमि की जनता से अपील की कि 2027 का उद्घाटन देवभूमि को करना है और तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी को लाना है। अमित शाह ने घुसपैठ और तुष्टीकरण की राजनीति पर भी कड़े प्रहार किए। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को हरिद्वार में थे। मौका था धामी सरकार के 4 साल का कार्यकाल पूरा होने पर आयोजित जनसभा का। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि 2024 के आम चुनाव में 6 दशक के बाद ऐसा समय आया जब नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। 2024 में ही पहली बार उड़ीसा में बीजेपी की सरकार बनी। इसी साल हरियाणा और महाराष्ट्र में बीजेपी ने हैट्रिक बनाई। फिर 2025 में दिल्ली में आपका सुपड़ा साफ हुआ तो बिहार में 2/3 बहुमत से सरकार बनी। केरल के त्रिवेंद्र में पहली बार भगवा लहराया और फिर 2026 में बंगाल और तमिलनाडु में बीजेपी एनडीए की सरकार बनेगी और 2027 का उद्घाटन अब देवभूमि को करना है। मित्रों, कांग्रेस पार्टी पूरी ऊर्जा घुसपैठियों को बचाने के लिए लगा रही है कि पूरे देश से जहां जहां घुसपैठिया है, केदारनाथ धाम से लेकर
कन्याकुमारी तक एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर हम भारत के बाहर निकालने का काम करेंगे। भारत के बाहर राहुल बाबा को जितना विरोध करना है उतना विरोध कर दे, वो SIR का भी विरोध करे। अमित शाह ने उत्तराखंड में बीजेपी सरकार के 9 साल और कांग्रेस के 10 साल की भी तुलना की। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस SIR का विरोध कर घुसपैठियों का समर्थन कर रही है, लेकिन हम चाहे केदारनाथ हो या कन्याकुमारी, घुसपैठियों को देश से बाहर निकाल कर रहेंगे। उन्होंने कहा कि देवभूमि में कांग्रेस सरकार में क्या हुआ, हरीश रावत स्टिंग प्रकरण, दलित छात्रवृत्ति में घोटाला, शराब नीति का स्टिंग कांड, कुमाऊं खाद्यान्न जैसे घोटाले हुए, लेकिन हमारी 9 साल की सरकार में विरोधी भी भ्रष्टाचार का आरोप तक नहीं लगा पाए। कांग्रेस के जमाने में ढेर सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगे। हरीश रावत स्टिंग प्रकरण, दलितों की छात्रवृत्ति का घोटाला, कमीशन एजेंटों से भरा हुआ सेक्रेटेरिएट, शराब नीति का स्टिंग कांड, कुमाऊं खाद्यान्न घोटाला, हमारी 9 साल सरकार रही। पहले त्रिवेंद्र सिंह रहे, फिर पुष्कर सिंह। हमारे विरोधी भी हमारी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सके हैं, नहीं लगा। एक पारदर्शी तरीके से यहां पर 9 साल सरकार चलाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर कटाक्ष किए। उन्होंने कहा कि सख्त नकल कानून के बाद आज युवाओं को नौकरी मिल रही है, कांग्रेस होती तो पर्चे के साथ खर्चा भी होता। उन्होंने देवभूमि की जनता से अपील की है कि आप तीसरा मौका दीजिए, हम उत्तराखंड को देश के सभी छोटे राज्यों में नंबर 1 का राज्य बना देंगे। हरिद्वार से पुलकित शुक्ला के साथ सुनील नप्परभात की रिपोर्ट। धामी सरकार के 4 साल पूरे होने पर हरिद्वार में जन जन की सरकार 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम में अमित शाह शामिल हुए। अमित शाह ने 1000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण यहां पर किया है। इस कार्यक्रम में अमित शाह अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आए हुए 162 हिंदू शरणार्थियों को भारत की नागरिकता का प्रमाण पत्र उन्होंने दिया और हरिद्वार कार्यक्रम में 22 योजनाओं का शिलान्यास और 17 योजनाओं का लोकार्पण उन्होंने किया है। इन योजनाओं में पुलिस आवास, आपदा प्रबंधन कार्य, ज्योतिर्मठ स्लोप स्टेबलाइजेशन, होमगार्ड कार्यालय भवन और हरिद्वार गंगा कॉरिडोर परियोजना से जुड़े कार्य शामिल। बढ़ते आगे, हरिद्वार में आयोजित जनसभा के बाद अमित शाह ने स्टेट बीजेपी के टॉप लीडरशिप के साथ मीटिंग की है और इस मीटिंग में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के अलावा सभी सांसद, मंत्री और बीजेपी संगठन के तीनों महामंत्री भी मौजूद रहे। मीटिंग में शाह 2027 के चुनाव का अगले 6 महीने का रोड मैप तय कर गए। विधायकों को अपनी ग्राम सभा में ग्राम पंचायत लेवल तक दौरा करना होगा। इसके अलावा सांसदों को भी फील्ड में जाने को कह दिया गया है। वहीं हारी हुई विधानसभाओं का जिम्मा मंत्रियों को सौंपा गया है। मंत्रियों को इन विधानसभाओं में जाकर बूथ लेवल तक कम्युनिकेशन करने को कहा गया है। पार्टी संगठन इस दौरान इन दौरों का शेड्यूल तय करेगा। सूत्रों की माने तो अमित शाह ने मीटिंग में पार्टी एकजुटता पर भी जोर दिया है। हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं। सर, क्या कुछ रहा इस मीटिंग में? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रभावी बैठक रही है। अमित शाह जी ने प्रत्येक बूथ पर किस प्रकार कार्य योजना बननी चाहिए उस पर उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है और 100% बूथ जीतने का लक्ष्य उन्होंने हमारे सम्मुख रखा है। सभी सांसद, विधायक बूथ स्तर तक जाकर कार्यकर्ताओं को भी सुने और जन समस्या समाधान के लिए भी काम करें। और निश्चित रूप से बूथ के प्रबंधन के भाव के आधार पर ये पूरी बैठक थी और बाकायदा हर विधायक के कार्य योजना बनाने को कहा है। हर सांसद को जिला पंचायत स्तर तक जाकर कार्यकर्ताओं के साथ और जनप्रतिनिधियों से बातचीत करने का उन्होंने आह्वान किया है और मैं कह सकता हूं कि उनके बताए हुआ जो मंत्र है वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए एक संजीवनी के रूप में काम करेगा और 2027 में 1% बहुमत से जीतेंगे। बताया गया कि इस मीटिंग में बूथ मैनेजमेंट पर सबसे अधिक जोर दिया गया। इसके अलावा
विधायकों, मंत्री और सांसदों को भी कहा गया है कि वो बूथ लेवल तक जाए, कार्यकर्ताओं से कम्युनिकेशन बनाए और लोगों की समस्याएं सुने। कैमरा पर्सन दीपक के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 हरिद्वार। हरिद्वार में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम का असर देहरादून तक देखने को मिला। डोईवाला टोल प्लाजा पर जहां आम दिनों में बिना टैक्स चुकाए कोई वाहन नहीं गुजर पाता, वहीं शनिवार को नियम ही बदल दिए गए। कार्यक्रम में आने वाली भीड़ और ट्रैफिक को देखते हुए NHAI ने एक दिन के लिए टोल वसूली कर बंद कर सभी गेट खोल दिए यहां पर, और सभी लेन खोलने से लोगों को जाम से राहत मिली है। देहरादून से अगली खबर के, जहां पर देहरादून हरिद्वार हाईवे पर महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। बताया जा रहा है कि हरिद्वार जाने की जिद पर अड़ी महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं को पुलिस ने देहरादून हरिद्वार हाईवे पर रोक लिया, जिसके बाद महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला समेत कुछ और कार्यकर्ता नारेबाजी करने लगी। इसके बाद पुलिस सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बस में भरकर अपने साथ ले गई। उधम सिंह नगर जिले के जसपुर में एक जन औषधि केंद्र की पोल शनिवार को खुल गई। दरअसल जसपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में संचालित हो रहे प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पर जब प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे तो वो हैरान रह गए। जन औषधि केंद्र में जेनरिक दवाओं की जगह पर ब्रांडेड दवाओं का स्टॉक रखा गया था, साथ ही एक्सपायरी दवाएं भी रखी गई थी। मौके पर पहुंचे SDM राहुल शाह ने दुकान सीज कर दी। औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में ये पाया गया कि जिनके नाम पे जन औषधि केंद्र का जो हमारा लाइसेंस जारी हुआ है वो मौके पे उपस्थित नहीं है। लंबे समय से वो यहाँ पे नहीं आ रहे हैं। उनके द्वारा अन्य 2-3 लड़कों को सैलरी बेसिस पे यहाँ रखा जा रहा है। ना वो क्वालिफाइड है, ना ही उनको किसी प्रकार की फार्मेसी। 5 मार्च को नैनीताल में एक महिला टूरिस्ट के साथ बलात्कार करने की कोशिश करने वाले टैक्सी ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का दावा यह है कि उसने घटना के 10 घंटे के भीतर की आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल 5 मार्च की देर रात दिल्ली की एक पर्यटक बस के जरिए देहरादून से हल्द्वानी पहुंची और इसी महिला पर्यटक ने हल्द्वानी से नैनीताल जाने के लिए टैक्सी हायर की थी और इसी टैक्सी ड्राइवर ने हल्द्वानी से नैनीताल जाने वाले रास्ते में पटवा डांगर के पास महिला पर्यटक के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। हालांकि महिला के तीखे विरोध के बाद वो घटना को अंजाम देने में नाकाम हुआ। महिला ने रात के अंधेरे में जंगल में छिपकर अपनी जान बचाई। हालांकि सुबह होने पर उसने ग्रामीणों को इसकी शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने दीपक बोरा नाम के टैक्सी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। कि एक महिला पर्यटक जो दिल्ली से आ रही थी उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास हुआ है और विद इन 4-5 आवर्स जो है हमने अभियुक्त का गाड़ी का नंबर भी ट्रेस आउट करके अभियुक्त का पिन पॉइंट लोकेशन हमने ट्रेस आउट कर लिया और विधिवत रूप से विद इन 9 to 10 आवर्स के अंदर अभियुक्त दीपक बोरा निवासी फतेहपुर थाना मुकानी इसका जो है ट्रेस आउट करके इसको विधिवत रूप से गिरफ्तार भी कर लिया है। देहरादून के क्लेमेंट टाउन हाउस इलाके में एक प्रेम प्रसंग का विवाद खूनी झगड़े में तब्दील हो गया। निजी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले युवक और युवती के बीच कहासुनी इतनी बढ़ गई कि दोनों ने एक दूसरे पर चाकू से हमला कर दिया। घटना में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें पुलिस ने दून अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उनकी सर्जरी चल रही है और दोनों खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। तो वहाँ जानकारी करने पर आया कि युवक और युवती आपस में प्रेमी और प्रेमिका थे। दोनों का प्रेम प्रसंग काफ़ी समय से चल रहा था और दोनों एक निजी शिक्षण संस्थान में MCA फर्स्ट ईयर के छात्रा थे और जानकारी करने पर पता चला कि युवती जो है किसी अन्य लड़के से प्रेम करने लगी थी, जिस कारण जो है प्रेमी खफा हो गया था और इस कारण एक दूसरे के ऊपर इनके द्वारा वार किए गए। पुलिस के द्वारा दोनों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, जहां दोनों उपचाराधीन है। दोनों की हालत अब खतरे से बाहर है और इसमें पुलिस के द्वारा अग्निवैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मिडिल ईस्ट में युद्ध के बीच उत्तराखंड में रहने वाले कई परिवारों के गले सूखे हुए हैं, क्योंकि इनके परिजन इन देशों में मौजूद हैं और इन्हें हर पल अपने परिजनों की चिंता सता रही है। हेलो। हाँ बेटा, कैसे हो तुम लोग? बस मम्मी ठीक है। और सब तो इनका स्कूल वगैरह सब ऑनलाइन ही चल रहे हैं। अच्छा, चलो ऑनलाइन पढ़ाई हो जा रही है और बाकी तो
सिचुएशन ठीक है। सिचुएशन ठीक है, चलो ठीक है यार। ये हाल हल्द्वानी में रहने वाली बीना कांडपाल का है, जो हर पल ईरान, इजराइल और अमेरिका के युद्ध पर नजरें गड़ाई बैठी हैं। उन्हें खाड़ी के एक देश में मौजूद अपनी बेटी, दामाद और उनके बच्चों की चिंता हर पल सता रही है और वो सुबह शाम इसी तरह अपने बच्चों की खुशलबाद ले रही हैं। हालांकि उनका दावा है कि उनकी बेटी का परिवार पूरी तरह सुरक्षित है। मतलब थोड़ा मन में डर तो है, जो चल रहा है, मिसाइल अटैक चल रही है, डर तो इसमें हो रहा है, लेकिन हम सुबह शाम बस से बात करते रहते हैं। तो अभी बच्चों की भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। बाकी कल बच्चे का बर्थडे था तो ठीक ठाक से हुआ। और जैसे अगर कोई मिसाइल ऐसे अटैक हो रही है, वो मोस्टली हो रही है कहाँ पे, जहाँ पे ये मतलब ये अमेरिकन जो एम्बेसी है ना, इस तरफ थोड़ा बहुत ऐसा हो रहा है। बीना कांडपाल की तरह का हाल हल्द्वानी में प्रशासनिक सेवा कर रहे तहसीलदार कुलदीप कुमार के परिवार का भी है, क्योंकि उनकी बहन का परिवार मिडिल ईस्ट के एक ऐसे देश में है जहां का एयरबेस बंद है और पूरी दुनिया के लिए फ्लाइट्स बंद हैं। ऐसे में वो चाहकर भी हिंदुस्तान वापसी नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, चूँकि हम इतनी दूर से उसको देख रहे हैं, खबर देख रहे हैं, तो कई बार मन में नकारात्मक विचार आ जाते हैं। तो वैसे अपनी जगह पे वो अब सुरक्षित हैं, घर में कोई ठीक नहीं। उनका कहना है जो भी अटैक्स वगैरह हो रहे हैं मिलिट्री एयर बेसिस पे हो रहे हैं, रेजिडेंशियल एरिया पे ऐसा दोहा पे कुछ नहीं हुआ है। इस बीच उत्तराखंड सरकार के अधिकारी एक ऐसी लिस्ट तैयार करने में जुट गए हैं जिससे पता लग सके कि मिडिल ईस्ट में रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है, ताकि भारत सरकार के जरिए उन्हें मदद पहुंचाई जा सके। दरअसल इजराइल, अमेरिका और ईरान युद्ध के चलते संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, जॉर्डन, बहरीन, ईरान, ओमान, इराक, कुवैत और कतर में टेंशन बढ़ी हुई है। इसलिए वहां रह रहे लोग और उनके रिश्तेदार टेंशन में हैं और अपने घर वालों के सुरक्षित होने की प्रार्थना कर रहे हैं। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। अल्मोड़ा जिला पंचायत में हुई बैठक में जोरदार हंगामा हो गया। विपक्षी सदस्यों ने सत्ता पक्ष के सदस्यों पर जबरन ध्वनि मत से बजट पास कराने का आरोप लगाया। विपक्षी सदस्यों ने इसको लोकतंत्र की हत्या बताते हुए सदन में जमकर हंगामा किया और फिर वॉकआउट कर बाहर आकर जोरदार नारेबाजी भी की। अल्मोड़ा जिला पंचायत में बजट को लेकर बैठक बुलाई गई थी। 11 बजे का टाइम था और 12 बजे पहुंचे हुए, और उसके बाद वहां सदस्यगण अपनी ही मनमानी किए जा रहे हैं हमसे। हाँ, अध्यक्ष मैम तो कोई जवाब ही नहीं दे रही है हमको। जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसका आंसर हमें सदस्यों से मिल रहा है। जौनसर बावर का जनजातीय क्षेत्र अपनी प्राकृतिक खूबसूरती और सांस्कृतिक पहचान के लिए जाना जाता है, लेकिन अब यहाँ के रिजर्व फॉरेस्ट में लगातार अवैध कब्जे बढ़ रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बीते कुछ सालों में कई जगहों पर कब्रिस्तान बनाए गए, जिससे वन क्षेत्र का स्वरूप बदलता जा रहा है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जनजातीय क्षेत्र जौनसार भावर अपनी प्राकृतिक सुंदरता और अपनी एक अनूठी पहचान पूरे विश्व पटल पर रखता आया है, लेकिन अब यहाँ की बदलती डेमोग्राफी और डेमोग्राफी चेंज के बाद अब आरक्षित वन क्षेत्र में व्यापक रूप से कब्जे और बड़े पैमाने पर अवैध रूप से तैयार किए गए कब्रिस्तान कई सवाल खड़े कर देता है। हनोल महासूम महाराज मंदिर के पास शिवढांग, त्यूनी के चांदनी रोड और पुराने कालसी में तकरीबन 40 बीघा आरक्षित वन क्षेत्र में कब्जा कर विशेष समुदाय द्वारा कब्रिस्तान बनाया गया, जिसको लेकर जनजातीय क्षेत्रों के लोगों में विरोध है। यहाँ त्यूनी क्षेत्र में मुस्लिम आबादी जो है निरंतर बढ़ती जा रही है, जिससे जो वन क्षेत्र है, वन क्षेत्र में रिजर्व फॉरेस्ट में जो शब्द वो दफनाए जा रहे हैं। हमने देखा 2-4 दिन पहले ही यहाँ फॉरेस्ट एरिया में वो दफनाया गया है, जबकि यहाँ बोर्ड भी लगा है, सब कुछ प्रतिबंध लगा है, लेकिन प्रशासन पता नहीं क्या कर रहा है। इसके लिए उनको आगे आना चाहिए, हम लोगों को सबको साथ आना चाहिए, लेकिन यहाँ कोई वो नहीं हो रहा है। प्रशासन कुछ बोल नहीं रहा है, ना एक्शन में आ रहा है, ना कुछ कर रहा है। हम अपनी जमीन पर इस तरीके से मासूम देवता मंदिर के निकट कब्रिस्तान नहीं बनने देंगे। जिस तरीके से यहाँ पेड़ों को जलाया जा रहा है और धीरे धीरे कब्रिस्तान के रूप में इस चीज को परिवर्तित किया जा रहा है, गलत है और इसका हम खुलकर विरोध करते हैं। तत्काल प्रभाव से इसको ध्वस्तीकरण किया जाए, यहाँ पे बुलडोजर चलाया जाए और इस अवैध कब्रिस्तान को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।
लंबे समय से चले आ रहे विरोध के बाद भी वन विभाग खासा एक्शन नहीं ले पाया है। अवैध रूप से तैयार किए गए कब्रिस्तान के निकट एक बोर्ड लगाकर विभाग ने जरूर इतिश्री किया है, लेकिन ठोस कार्रवाई न होने के कारण लगातार गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। और आज आलम ये हो गया है कि वन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा अवैध रूप से कब्रिस्तान बन चुका है। हालांकि वन विभाग समय समय पर मामले में कार्रवाई की बात कर रहा है। तरफ से इस मामले में सख्त निर्देश दिए गए हैं सभी संबंधित वन क्षेत्र अधिकारियों को। जो आरक्षित वन क्षेत्र हैं उसमें किसी भी प्रकार की गैर वानिकी गतिविधियां जो हैं, इंक्लूडिंग जो आपने बताया कि इलीगल अगर बरियल है वो अवैध है, और उस सब प्रकरणों में हमारे द्वारा जो भारतीय वन अधिनियम है उसमें मुकदमा भी दर्ज किया गया है। वन विभाग की स्थिरता अवैध गतिविधियों का कारण बन रहा है। बड़े स्तर पर वनों के बदलते स्वरूप पर वन विभाग क्या बड़ी कार्रवाई करता है, इस पर अब सबकी नजरें टिकी हुई हैं। न्यूज़ 18 के लिए विकासनगर से कुलदीप चौहान की रिपोर्ट। और अब आपको दिखाते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरें। हरिद्वार के सिडकुल में पुलिस ने नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से पुलिस को 72 ग्राम चरस बरामद हुई। कांग्रेस ने अल्मोड़ा में केंद्र सरकार का पुतला फूंका। सरकार द्वारा घरेलू गैस की कीमत बढ़ाए जाने का विरोध किया गया। उत्तरकाशी में गर्मियों के दौरान लगने वाली जंगलों की आग को रोकने के लिए मॉक ड्रिल की गई। इस मॉक ड्रिल में जिला आपदा प्रबंधन के अलावा एसडीआरएफ और पुलिस के 83 कर्मचारी शामिल हुए। फायर सीजन शुरू होते ही बागेश्वर जिले के जंगलों में आग लगने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। जिले के कई इलाकों में जंगल धधक रहे हैं। जोशीमठ के सिंधार वार्ड में जमा कूड़े को हटाने की मांग का मुद्दा फिर गर्म हो गया है। महिलाओं ने बद्रीनाथ हाईवे पर जुटकर डंपिंग जोन को हटाने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। पिथौरागढ़ सिटी में बन रही 2 कार पार्किंग जल्द ही तैयार हो जाएंगी। डीएम आशीष भटगाई ने दोनों कार पार्किंग का अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। चारधाम यात्रा के लिए पहले दिन ऑनलाइन बम्पर रजिस्ट्रेशन। शुक्रवार को 1,23,000 लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किए। सबसे ज्यादा 42,000 लोगों ने केदारनाथ के लिए रजिस्ट्रेशन कराया। पिथौरागढ़ के आदित्य पाठक ने यूपीएससी की परीक्षा में सफलता हासिल की है। आदित्य ने 189वां रैंक हासिल किया है। लगातार चौथे प्रयास में आदित्य को ये कामयाबी मिली है। देहरादून को जल्द ही एक नया फूड हब मिलने वाला है। रायपुर थानो रोड पर राजधानी का पहला म्यूनिसिपल फूड कोर्ट लगभग बनकर तैयार हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर नगर निगम श्रीनगर के तत्वाधान में अलकनंदिनी सम्मान समारोह में 30 महिलाओं को सम्मानित किया गया है। कहते हैं कि कुछ करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के लिए इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। ये लाइन उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के किच्छा की रहने वाली शांभवी तिवारी पर बिल्कुल सटीक बैठती है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले साल यूपीएससी परीक्षा में 445वां रैंक हासिल करने वाली शांभवी तिवारी ने इस बार 46वीं रैंक हासिल की है। शांभवी तिवारी ने बताया, बिना किसी कोचिंग के मुझे ये सफलता मिली। इसका श्रेय अपने माता पिता, नाना नानी और अपने परिवार के शुभचिंतकों को उन्होंने दिया है। लंबी थी, नो सिलेक्शन से लेके रैंक 445 और अब 46। काफी मैंने सर्विस अपग्रेड की है अपनी इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस से इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। बहुत खुश हूँ मैं। आई बिलीव हार्ड वर्क तो है ही, साथ ही साथ पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स हैं, टीचर्स की ब्लेसिंग है। अपने नाना नानी के साथ रही, इसका जो बेस रहा वो इसके नाना ने ही वैल्यूज इनरिच करी हैं। और हम लोग समय पर जितना हमें मैक्सिमम टाइम अवेलेबल होता था हम आते थे, इसके साथ रहते थे। लेकिन प्रिपरेशन के टाइम पर ये थ्रू आउट हम लोग के साथ ही रही है आफ्टर ग्रेजुएशन। और बहुत अच्छा लग रहा है ये देखकर